दिल्ली आने से पहले मैंने बहुत सुना था कि दिल्ली के लोग बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही वायलेंट होते हैं। हाँ, फिर मैं दिल्ली आया और मुझे पता चला दिल्ली के लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और वायलेंट होते हैं, पर और तो और चिकने लौंडों पे ही मेरे जैसे भी नहीं है। कैन नॉट प्लीज एरिया बता। वहां मैं एक दिन वॉक कर रहा था, एक बंदा आया, मुझे टकराया, पीछे की तरफ गया, जोर से चिल्लाता है, ओए बहन के लोड़े, देख के नहीं आ सकता क्या, आंखें या बटन। तो मुझे सुनाई दिया, तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने करा हाँ। तो फिर दिल्ली का लौंडा बोलता है, ओए बहन के लोड़े, देख के नहीं चल सकता क्या, भैया के लग गई। सॉरी कौन बोलेगा? मैं बोलता सॉरी भैया। माय नेम इज नीरज साधवानी एंड आई एम अनएम्प्लॉयड बाय प्रोफेशन। ये बोलने जा रहा भैया आपका तो बनता भी है। अब वर्किंग है क्या? तभी तो घबरा गए। वर्किंग और बिजनेस में लोग बहुत घबरा जाते हैं जब मैं ये बात बताता हूँ। पता है क्यों? वर्किंग सोचता है कहीं रेफरल की तो नहीं बोल देगा, बिजनेसमैन कहीं जॉब तो नहीं मारेंगे। हाँ, और ऐसी शक्ल वाले इंसान को मना करने से भी बहुत डर लगता है ना गाइस? Please be rest assured, guys, because I am unemployed by choice. I know it's hard to believe, but it's true. क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला मर्द है, मेरा बाप। मैं समझाता हूँ आपको। मेरी फैमिली ना मॉडर्न फैमिली नहीं है, ओल्ड स्कूल ट्रेडिशन फॉलो होते हैं हमारे घर में। आपको कॉन्सेप्ट पता है हेड ऑफ द फैमिली का? हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? घर में पैसे कमा के लाता है। सोचो अगर मैं भी कमाने लग जाता तो मेरे घर में पापा में तो ईगो क्लैश, पावर बैटल। और आप सबको पता है गद्दी के लिए लोग किस हद तक चले आते हैं। और मैं नहीं चाहता था अपने कमाऊ बाप की हत्या करना, क्योंकि मेरी माँ ने दिए थे मुझे अच्छे संस्कार। सो आई डिसाइडेड टू बी अ बिगर पर्सन एंड आई टेक अ स्टेप बैक एंड आई चूज टू स्टे एट होम, रिलैक्स, watch Netflix and TV whole day and night, eat homemade food on weekdays and outside food on weekends. इतना तो बनता है ना मेरा, तेरे जज करा हफ्ते में 2 दिन तो बाहर खाना बनता है। इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया मेरे पापा के लिए, है ना? और पता है इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों दिया मेरे पापा के लिए? क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए मेरे बचपन से लेके आज तक बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए हैं, जिनको मैं बुलाना चाहूं तो भी नहीं बुला सकता। पता है क्यों? क्योंकि रोज याद दिलाते हैं मुझे। हाँ, एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें गाड़ी का फोटो आया तो बुलाते हैं नीरज इधर आ। तो मैं आया तो बोलते हैं नीरज कार दिख रही है, ये मेरी ड्रीम कार थी जो मैं नहीं ले सका। पता है क्यों? मैंने भोलेपन ने पूछ लिया, क्यों पापा? क्योंकि तू पैदा हो गया था, फिर मेरे ऊपर तेरी जिम्मेदारी आ गई थी, तेरी पढ़ाई लिखाई की, तेरे खाने पीने की। और मैं बहुत उदास हो गया। और पता है मेरे पापा की ड्रीम कार कौन सी थी? मेरे पापा की ड्रीम कार थी लैम्बोर्गिनी। इसकी ऑन रोड प्राइस पता है क्या है? 4,03,75,555 रुपए। और मेरे 7,500 की लूना चलाने वाले बाप ने सेक्रीफाइस की थी किसके लिए? मेरे लिए। तो आप समझ सकते हो कैसे कैसे सेक्रीफाइस का बोझ होगा मेरे नाजुक कंधों पे। That's why I done one for my father, है ना? मेरी जिंदगी कट रही थी मस्त, मैं रोज टीवी देख रहा था। एक दिन मेरे पापा मेरे पास आते हैं, बैठते हैं और बोलते हैं नीरज कब बनेगा तो अच्छा इंसान? भाई आपके सबसे अच्छे इंसान में क्या क्वालिटी होती होगी? जो बेसिक कमाए, है ना, घर वालों को ध्यान रखे, घर वालों की इज्जत रखे, है ना? मुझे लग रहा था कि वो गद्दी सौंपने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला पापा आप चिंता मत करो, अब मैं कमाने की पूरी कोशिश करूंगा आपका ध्यान रखूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोशिश करूंगा आपकी इज्जत करूं, आपकी पीठ पीछे भी। क्योंकि सामने में कर रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी आज भी उन्हीं के नाम है। सारे लौंडे ऐसे होते हैं, आप जज मत करिए मैम, मेरे को ऐसे देख रही है भैंचोदी कैसा है लड़का। सारे लौंडे ऐसे होते हैं। अगर कोई लौंडा ऐसा है जिसकी उसके पापा की प्रॉपर्टी पे गंदी नजर ना हो, समझ लेना वो अडॉप्टेड औलाद है। उसका बाप उस सच में कचरे के डब्बे से उठा के लेके आया है, या फिर वो गे भी हो सकता है। हाँ, क्यों गे लौंडे को तो बाप प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हिंदुस्तान का। इतना ओपन माइंडेड भी नहीं हुआ है। मैं बोली बात मुझे सच है ना? लेकिन जब मैंने बात बोली ना मेरे पापा को, पापा मैं सब ध्यान रख लूंगा, तो पता है मेरे पापा क्या बोलते हैं? मेरे पापा बोलते हैं नीरज तू ये सब नहीं करेगा तो भी चलेगा, बस दाढ़ी कटवा ले। मैंने ये होती है अच्छे इंसान की पहचान, जो दाढ़ी कटवा ले, क्लीन शेव है। कैसी दक्कन उसे सोच है मेरे पापा की। तो मैंने मेरे पापा से बोला ऐसा क्यों? तो मेरे पापा बोलते हैं नीरज
इतनी बड़ी दाढ़ी और बाल में गोंडा लगता है तो गोंडा। भैया बोल रहे थे मवाली भी भैया। ऐसे नहीं, मुंह पे नहीं बोलते। क्योंकि बहुत बुरा लगता है मुझे। सेम बात मैंने पापा को भी बोली, पापा ऐसे नहीं बोलते क्योंकि बहुत बुरा लगता है मुझे। तो पता है मेरे पापा क्या बोलते हैं, नीरज क्या एक बाप अपने बेटे से सच भी ना बोले। एक सच मेरे पास भी था मेरे पापा को बताने के लिए, जो मेरी माँ मुझे बचपन से बताती आ रही है कि नीरज बेटा तेरी शक्ल बिल्कुल तेरे बाप पे गई है। आप खुद ही बताइए भाई साहब, अगर आप करेले का बीज बोगे तो आवाकाडो तो नहीं मिलेगा, करेला ही तो मिलेगा। खुद खादर की तरह लगते हैं और बेटा जी शाहरुख खान क्यों। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब मेरे और पता है बेसिक डिफरेंस क्या है, वो थोड़े बाल वाल ट्रिम करके सेट कर रखते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, पता है। लेकिन ये बात मैंने बोली नहीं पापा को, पता है क्यों? अगर मैं ये बात बोल देता तो मार मार के तू ही लाल कर देती मेरी। मैंने पता है ना, ओल्ड स्कूल ट्रेडिशन चलते हैं मेरे घर में, बाप का बेटे को मारना गाली देना सब नॉर्मलाइज कर रखा था हमने। इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए बाप को जेल कोर्ट कचहरी नहीं घसीटते थे, प्रॉपर्टी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वो अच्छा पॉइंट है। लेकिन पता है इस दिन के बाद से हर दूसरे दिन मेरे घर में दाढ़ी पे चर्चा चलने लगी, ठीक है। एक दिन मेरे पापा आते बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट साथ, बोलते नीरज तू एक समझदार इंसान का नाम बता दे जो इतनी बड़ी दाढ़ी रखता हो तो मैं तो चिक चिक करना छोड़ दूंगा। तो मैं टीवी देख रहा था और टीवी में चल रहा था वर्ल्ड टूर का व्लॉग, बहुत बड़े पॉलिटिशियन कम इन्फ्लुएंसर का, मोदी जी, है ना। और मैंने कहा ये इंसान तो पक्का समझदार होगा, पता है क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े दुनिया में इन्फ्लुएंसर है, उनको कुछ वीडियो और व्लॉग अपलोड करना करता हुआ कहाँ करते हैं? यूट्यूब पे। इनका क्या दिखाया जा रहा था? टीवी पे, और वो भी न्यूज चैनल पे। हाँ, वो भी लाइव। उस दिन तो बहुत अच्छा एपिसोड चल रहा था, पता है क्या दिखा रहे थे? इटली एपिसोड चल रहा था। उस दिन बता रहे थे मोदी जी पहुंचे इटली, इटली में उन्हें लेने आई मेलोनी। पहले तो दोनों की आंखों से आंखें मिली है, फिर दोनों के हाथों से हाथ मिले हैं, और फिर दोनों चल पड़े हैं चाय पे चर्चा करें मैडम। वैसे वहां इटली में चाय भी बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मुझे पता है बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि हिंदुस्तान में गरीबी से लोग मर रहे हैं, है कि नहीं गाइस? फ्लड्स में लोग मर रहे हैं, पंजाब फ्लड्स में देख रहे हो, और मर्दों को तो ड्रमों में मारा जा रहा है थैंक्स टू वुमेन, है ना। लेकिन इन न्यूज चैनल वालों को ये दिखाना है टीवी पे, है कि नहीं? पता है मैं मानता हूं हिंदुस्तान में न्यूज चैनल चलाने के लिए बटरिंग करना जरूरी है, बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बटरिंग एंड एस लीकिंग, वी शुड नॉट बी क्रॉस्ड। समझदार इंसान मुझे मिल गया था, मैंने कहा पापा मुझे एक समझदार इंसान मिल गया है, पर वो एक पॉलिटिशियन है, तो पहले आप बताओ आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? तो मेरे पापा बोलते हैं मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। तू नाम बता। मैंने कहा अब वो नाम आपके लिए तो समझदार नहीं है। तो पापा बोलते और नाम ढूंढ, तो और नाम ढूंढने के लिए चैनल चेंज करता हूं। मैं क्या देखता हूं, हर टीवी शोज मूवीज में जिस बंदे की बड़ी दाढ़ी है वो या तो गुंडा है या मवाली है या कुछ गलत काम ही कर रहा है। फिर फाइनली मुझे जाके मूवी दिखती है जिसमें हीरो की थी बड़ी दाढ़ी, पर वो काम समझदारी की नहीं कर रहा था। पता है मूवी कौन सी थी? कबीर सिंह। और पता है सीन कौन सा चल रहा था? बीच रोड पे वो कच्चे में बर्फ डाल रहा है गर्मी बुझाने के लिए। मैंने कहा भाई ये तो नहीं बता सकता पापा को, है ना। तो ये नहीं, मैंने बोला पापा मैं समझदार इंसान नहीं मिला। बोले अब मिलेगा भी कैसे, है ही नहीं। फिर से दाढ़ी पे चर्चा लूप पे चलने लगा। अब बताओ मैं कैसे बताऊं पापा को कितने फायदे होते हैं बड़ी दाढ़ी के? दिल्ली के बाहर से कोई है? कैन यू रीजन? नाइस, हाँ आप सब लोग थोड़ा रिलेट करोगे, मैं भी बाहर से हूँ, मत लो। दिल्ली आने से पहले मैंने बहुत सुना था कि दिल्ली के लोग बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही वायलेंट होते हैं। हाँ, फिर मैं दिल्ली आया और मुझे पता चला दिल्ली के लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और वायलेंट होते हैं, पर और तो और चिकने लौंडों पे ही। मेरे जैसे भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कैनॉट प्लेस एरिया पता है? कैनॉट प्लेस पता है? वहां मैं एक दिन वॉक कर रहा था, एक बंदा आया मुझे टकराया, पीछे की तरफ गया, दिल्ली का था। आप सोच रहे हो मुझे कैसे पता था? उसने वही किया जो दिल्ली के लोग करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश। वो टकराया, पीछे गया और जोर से चिल्लाता है, ओए बहन के लड़े, देख के नहीं चल सकता क्या? आंखें या बटन? तो मुझे सुनाई दिया, तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने करा हाँ। तो फिर दिल्ली का लौंडा बोलता है, ओए बहन के लड़े, देख के नहीं चल सकता क्या? भैया के लग गई। सॉरी कौन बोलेगा? मैं बोल रहा सॉरी भैया। उस दिन मुझे पता चला
दिल्ली के लोगों को डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब उनको दिखती है औरतें और चिकने लौंडे, वो बच जाते हैं बहुत ही अग्रेसिव, वायलेंट, चिल्ला चिल्ला की बातें करते हैं मादरचोद। सच्ची। और मान लो उसकी कुछ गलती हो जाए, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी और जोर चिल्ला की बात करते हैं। लेकिन जब उनको दिखते हैं सेम बंदे को, मेरे जैसे दाढ़ी वाले हट्टे कट्टे लौंडे, वो बन जाते हैं पोकी बॉय, समझदार और सज्जन पुरुष। आप करके बात करते हैं और हर बात से पहले नमस्ते और सत श्री अकाल लगाते हैं। और मान लो उसकी गलती हो या ना हो, सबसे पहले सॉरी वो ही बोलते हैं। पर अच्छा फैक्ट पता है मुझे इनके बारे में। और एक और पता है फायदा क्या है बड़ी दाढ़ी का? जितनी आपकी बड़ी दाढ़ी होती है ना, उतनी आपके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। ओल्ड डेली एरिया पता है? ओल्ड डेली एरिया है ना, और नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है। ये पता है आपको? बेसिक मैं बता देता हूँ, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। और नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरे को पता चला, तो वहां गया, मेट्रो से उतरा और जाने लगा एरिया की तरफ। तो हर दुकान वाला मुझे देख के बोलता है अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। मैंने सोचा मुझे सलीम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो नीरज हूँ, है ना। फिर मैं सोचा माँ चुदा है, बोलते रहे, मेरे क्या है। मैं खाना खाने गया था ना, मैं खाना खाने, करीम्स नाम की एक शॉप है, वहाँ बहुत ज्यादा मटन और कबाब मिलता है। तो मैं वहाँ गया, मैंने मस्त 1 प्लेट मटन कबाब ऑर्डर किया और खाया। फिर मैंने वेटर को बुलाया बिल के लिए। तो वेटर आता है, मैंने बोला बिल। तो वेटर मुझे देखता है और बोलता है मियाँ आपसे पैसे ले गया, 2 जग जाना है हमें। लेकिन मैं अच्छा था, मैंने उसको जेब से पैसे निकाले, उसको देने लगा। जब उसको देने लगा, पता है वो क्या बोलता है? तो मियाँ आपसे पैसे तो बिल्कुल नहीं लेंगे, हम घर परिवार वाले इंसान हैं। मैंने फिर फाइनली बोला पक्का पैसे नहीं लोगे? उसने बोला नहीं। फिर मैंने पैसे जेब में रखे और उसको बोला फिर 2 प्लेट मटन का रिपीट कर दो। फ्री खाना मना भी नहीं करना चाहिए, इतना झूठा नहीं हो, है ना। तो वापस बाहर निकला, मेट्रो की तरफ जाने लगा। फिर से हर दुकान वाला मुझे देख के बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। अब मैं इरिटेट हो गया। मैंने कहा अगला बंदा जो भी आएगा ना, उसको मैं बोल दूंगा बोल के मैं सलीम नहीं हूँ। ठीक है, अगला बंदा आया और बोलता है अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, और मैं उसे बोलने ही वाला था, उससे पहले उसने मेरे हाथ में नोट की गड्डी रख दी। और बोलता है इस बार का हफ्ता सलीम भाई। तो पहले तो मैंने पैसों को देखा, असली लग रहे थे। फिर मैंने मुट्ठी बंद की, पैसों को जेब में रखा। इसलिए नहीं कि लालची हरामी हूं, वो मैं इन जनरल हूं। वो इन जनरल हूं। पैसे मैंने इसलिए रखे क्योंकि मेरी माँ ने दी थी मुझे अच्छी सीख। मेरी माँ हमेशा कहती थी आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं करते, कभी ना नहीं करते, है ना। तो ठीक है, पैसे रख लिए। मैंने कहा इसको बता देता हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला खुदा हाफिज मियाँ, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। पैसे तो ले लिए मैंने। मैं घर जाने लगा तो पता है मुझे बुरा किसके लिए लग रहा था? असली सलीम के लिए, जो आने वाला था हफ्ता वसूली के लिए ना। तो आएगा, हर दुकान वाले को बोलेगा निकालो सारे इस बार का हफ्ता। सारे दुकान वाले एक साथ बोलेंगे दे तो दिया। सारी इरिटेट होकर बोलेगा मादर चोदो किसको दिया। सारे एक साथ बोलेंगे तुझे ही। तो पूछेगा पक्का? तब करीम का बेटे निकल के बोलेगा हाँ हाँ पक्का, 3 प्लेट मटन का और मिल गया तू फ्री में। बस सलीम परेशान होते जाते वो सोचेगा कहीं उसे गजनी की आमिर खान वाली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी तो नहीं होगी, है ना। वही सोचेगा। मैं घर आया, मुझे अब तक समझ नहीं आया था क्यों मुझे बोल रहे थे सलीम। फिर मैं घर आया, मैंने आईना देखा, मैंने खुद ने करा है अस्सलाम वालेकुम। तब मैं समझा कि ओल्ड दिल्ली जाने से पहले मैं गया था बार्बर शॉप बियर्ड ट्रिम कराने। तो उस मादरचोद नाई ने बियर्ड तो ट्रिम नहीं करी, मूंछें। इसी वजह से मर्दों का एक फिक्स नहीं होता है ना। नहीं नहीं यही दिक्कत है, बहुत मादरचोद होते हैं। उनको आप कितना भी बता लो कि कैसे बाल काटने हैं, वो आखिरकार काटते अपने मन की ही है। और पता है, लेकिन इससे एक बात अच्छी हुई, इससे मुझे एक हैक मिल गया। अब मुझे जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है मैं खुद मूछ मुंडवा के चला जाता हूँ। कब तक रहूं मैं पापा पे डिपेंडेंट? मेरा भी टाइम आएगा इंडिपेंडेंट बनने का। मैं बन गया थैंक्स टू दिस बियर्ड। लेकिन फायदे तो हैं, है ना। लेकिन नुकसान भी है, ऐसा नहीं सिर्फ फायदे हैं, नुकसान भी है। लोग बहुत जज करते हैं मुझे। जैसे आप सोचोगे मैं बजरंग दल के सदस्य हूं ना, है ना महाराज, ऐसे जज नहीं करते। ये आप तो फिर भी ठीक अच्छा कर रहे हो। मेट्रो में तो बहुत ज्यादा, मेट्रो में ट्रैवल करा है सबने ना। एक सिक्योरिटी चेक पता है ना, लेडीज का सिक्योरिटी कितना अच्छा होता है ना। प्रॉपर कैबिनेट दिया गया है उनको, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, वहां जाते हैं फ्रेश होते हैं और फिर मेट्रो में ट्रैवल करने जाते हैं, है ना। यही होता है ना। लड़कों का देखो, एक दरवाजा बना दिया, आगे 2 CISF ऑफिसर खड़े रहते हैं, 2 रहते हैं, ढंग से देखना। एक के हाथ में काला डंडा होता है, कम मेटल डिटेक्टर, है ना, और एक बंदा उसके पास खड़ा रहता है। पता है दूसरे बंदे का प्राइमरी जॉब रोल क्या होता है? इस पहले बंदे से गॉसिप करते रहना। हमेशा इधर गॉसिप करते रहते हैं, है ना, गॉसिप करते रहते हैं। और पता है एक और चीज बताना चाहूंगा, एक माइंडसेट के बारे में, जिस डंडे वाले ऑफिसर की। उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि अगर कोई बंदा
इस दरवाजे से बाहर निकल रहा है और कुछ डिटेक्ट नहीं होता, तो इस डंडे से तो घंटा उखाड़ पा रहा है, तो डंडे को ऑन ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो आप आते हो, उस गेट से पार होके आते हो, तो आपकी चेकिंग पता कैसे करता है? मुंह से आवाज निकलता है, पी पी पर बोलता है भाग, सारे लौंडों कैसे भेज देता है, और 100 लौंडे 1 मिनट में पार करा लेता है वो। हाँ, सारे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं जाता हूँ ना, सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। पहले तो दोनों मैंने गॉसिप करना बंद करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा बंदा होता है वो जाता है कैबिनेट की तरफ, जो लड़कों की साइड होता है, वहां जाता है और पोजीशन ले लेता है AK-47 के साथ। हाँ, फिर दूसरा बंदा बोलता है, वो डंडे वाला, नाउ यू कैन कम। तो मैं जाता हूँ, गेट से पास होता हूँ, और वो एक स्टैंड टाइप का पता है, वो मेरे लिए कटघरा है, वहां कटघरे में खड़े हो जाता हूँ। पता है कटघरा क्यों है? क्योंकि मैं गुनेगारी हूँ उस ऑफिसर की नजर में। किस गुना का ये ना मुझे पता है ना उसे। ठीक है, फिर वो मुझे स्कैनिंग या सीओडी चेक स्टार्ट करता है। सबसे पहले मुझे आंखों से स्कैन करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फुल स्कैन करता है। इसके बाद वो डंडा ऑन करता है, फुल बॉडी स्कैन करता है, अगवाड़ और पिछवाड़ दोनों। ये करने में खत्म नहीं होता, उसके बाद बॉडी फुल बॉडी मसाज देता है, टक 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 करके। हाँ, खत्म ही नहीं हो रहा है उसका। और पता है यहाँ खत्म नहीं करता, इसके बाद और करता है। इसके बाद पता है क्या करता है? मेरे बालों में चेकिंग करने लगता है। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो? तो बोलता है भैया आपका इतना बड़ा जंगल है, इसमें कुछ भी छुपाया हो सकता है। मैंने कहा बाद में पॉइंट तो है। ठीक है, मैंने कहा हो गया मेरा, मैं जाऊं? तो बोलता है नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो क्वेश्चन आंसर राउंड बाकी है। मैंने कहा क्वेश्चन आंसर राउंड? मैंने कहा मुझे मेट्रो में जाना है, फ्लाइट में अमेरिका नहीं। तो बोलता है नहीं नहीं, ये प्रोटोकॉल है। मैंने कहा प्रोटोकॉल है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सवाल पूछता है आपको कहाँ जाना है? तो उस दिन मुझे राजीव चौक जाना था, तो मैंने बोला मुझे राजीव चौक जाना है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट? अचानक से इंग्लिश में शिफ्ट हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला क्या? तो बोलता है मकसद क्या है तुम्हारा? देख रहे हो जैसे जैसे कर रहा है। फिर मैंने पूछा मकसद मेरे बैग में है, जो स्कैनिंग मशीन से बात हो रहा है। उसके चेहरे पे घबराहट आ गई थी, और उसके चेहरे पे सिर्फ घबराहट आई थी। पता है एक और ऑफिसर होता है, वो स्कैनिंग मशीन बैग के पास बैठा रहता है ना? तो वो पहली फुर्सत में दबे पांव एग्जिट गेट तरफ आते हुए। तो फिर घबराते घबराते पूछता है भैया वैसे बैग में क्या है? तो मैंने उसे बताया बैग में टी-शर्ट है, पाली के बाजार से एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं बच गया मैं, आज तो मैं बीवी को देखूंगा। फिर अगला सवाल पूछता है आप दिल्ली में क्या करते हो? तो मैंने उसे बताया मैं स्टूडेंट हूँ। तो फिर वो पूछता है JNU के? मादरचोद कितना जज कर रहे हैं यार। मैंने बोला नहीं नहीं, UPSC का। जो मैंने बोला UPSC का, पता है वो क्या करने लग जाए, ऐसे कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो सर? बोलता है आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। मैंने कहा मतलब? तो बोलता है अब मैं समझ गया हूं, तुम ISI के अंडरकवर एजेंट हो ना, जो हिंदुस्तानी सरकार में काम करके उन्हीं के राजों को पाकिस्तान को दोगे ना। मैं तुम्हें तुम्हारे मनसूबों में पूरा नहीं होने दूंगा, पाकिस्तानी अजीत डोवाल। कितना जज करोगे? अब मैं इरिटेट हो गया था जज करने से, है ना। तो मैंने कहा इस सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पर्स निकाला, पर्स खोला, पर्स में से आधार कार्ड निकाला, उसको दिया। तो उसने आधार कार्ड देखा और फिर दूसरे ऑफिसर बोलता है अरे भाई बाहर आ जा, ये हिंदू है। सारे सवालों का एक आंसर, ठीक है। और यहाँ जज करना छोड़ा नहीं उसने। पता है दूसरा ऑफिसर बाहर आते थे, पता है क्या बोलता है? बाहर आ रहा है वो, तो बोलता है अरे तो हिंदू है, फिर तो मैक्सिमम गुंडा होगा या एस्पायरिंग बाबा। कितना जज करोगे यार? और ये तो ठीक है, दुनिया मुझे जज कर रही है, लोग जज कर रहे हैं, पापा जज कर रहे हैं, ऑफिसर जज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम मादरचोद मुझे क्यों जज करता है? हाँ मैम, आप कैसी रील दिखाता होगा? डांसिंग रील, कुकिंग रील, एस्थेटिक रील, है ना? पर तुझे कैसे दिखाता है? और लड़कियों की रील तुम एनर्जी करता है। ये सच बता रही है, बोल सारे लोग कहते होते हैं ना। पता है मुझे कैसी रील आती है इंस्टाग्राम पे? पहली रील जो मेरी फीड पे आती है, पता है वो कौन सी थी? बाबा बनने के लिए कैसे कपड़े पहने, और उनकी शॉपिंग कहां से करें। बहन तो तुमको सरोज नगर भेज रहा है, मेरे को यहाँ भेज रहा है। दूसरी रील और भी खतरनाक। दूसरी रील पता है क्या दिखाता है? घर पे गांजा उगाने के 3 सिंपल स्टेप। मैं मानता हूं ये रील यूजफुल है, पर मेरे पापा बैठे तब क्यों दिखा रहे है ना? ये सब तो फिर भी एक बार एक्सेप्टेबल है। एक दिन तो इंस्टाग्राम ने हद कर दी। पता है क्या हद की? राजीव चौक मेट्रो पता है, और बहुत रश रहता है, पता है 6 o'clock के आसपास बहुत ज्यादा रश रहता है। बैठने की जगह बहुत दूर गए थे, खड़े रहने की जगह तक नहीं मिलती। कैसे से करके मेरे को अंदर जगह मिल गई, मैं खड़ा रह गया, ठीक है। और मेट्रो में लड़के घुसने के बाद क्या करते हैं? फोन निकालते हैं, रील चलाते हैं। मैंने भी फोन निकाला, रील चलाया। इंस्टाग्राम मादरचोद को पता था मैं कहां खड़ा था। पता है पहली रील कौन सी आई?
हाउ टू डेटोनेट अ ह्यूमन बॉम्ब। जब तक मैं चेंज करता वो बोलता फर्स्ट टेक द बॉम्ब आउट ऑफ योर बैग। ये मेरे अलावा सबने सुनी है। फिर सबने मेरी शक्ल देखी है, उनकी गांड फटी है भाई साहब। फिर मैं भरा हुआ बैग देखा है, फट के 4 हो गई है जैसे आपकी हो गई थी। डरी मत, कपड़े थे। आई बिग टाइम पाले बाजार पगलू। हाँ ठीक है ना। तो भट्टी में लोग क्या करते हैं, बाहर भागने की कोशिश करते हैं। सारे लोगों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन 3 लोग भाग नहीं पाए क्योंकि मेट्रो गेट क्लोज हो जाता है। 3 लोग फटी में खड़े थे। तो मैंने कहा उसको बता देता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम मेरे मजे ले रहा है ना। तो एक बंदे को मैं बता नहीं जा रहा था, उससे पहले वो बताया भैया मैं गरीब खानदान से हूँ, मुझे तो छोड़ दो, मेरा बाप गरीब, दादा गरीब, पूरा खानदान ही गरीब है। और इसके बाद खत्म नहीं हो रहा, बोलता है मेरा घर में बीवी बच्चे माँ बाप सब हैं, अगर मुझे कुछ हो गया, बीवी विधवा, बच्चा अनाथ, माँ बाप का सहारा चला जाएगा। मैं इमोशनल हो गया जैसे नॉर्मल पीपल हो जाते हैं। लेकिन और मेरी आंखों में नम भी हो गई थी, बहुत नम हो गई। पता दिल्ली के लोग बहुत हरामी। इसके पास में एक बंदा खड़ा था, पता क्या कहता है इस बात पे, भैया ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप मेरी सुनिए, आप मुझे जज मत करिएगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सुनना चाहता था। मैंने से बोला सुना, तो फिर वो बोलता है कि भैया मैं 25 साल का हो गया हूँ और वर्जिन हूँ, मेरे नुन्नू का पर्पस ही पूरा नहीं हुआ दुनिया में आने का। और मुझे ज्यादा बुरा इसके लिए लग रहा था, और आंखों से आंसू निकल गए मेरे। अब हाँ, और सबसे ज्यादा बुरा किसके लिए लग रहा था, तीसरे बंदे के लिए। उनको इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस खड़ा था ऐसे करके। वो सोचा था बम फटे, सुनाई और दिखाई ना दे, वो रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाए। सोरा के नारा उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सिस्टम। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको बताना बनता है, तो इसको बताने के लिए मैंने इसे टैप करा ना उसको, तब रॉकेट में से पेट्रोल लीक होने लगा। ह्यूमन बिहेवियर यार। तो पता आंखें खोलते हो क्या बोलता है, बोलता है यमराज जी नरक में भी मेट्रो चलने लगा क्या? वो वैसे आपको भैंसा कहाँ गया, उसको रिटायर कर दिया क्या आपने? मैंने कहा भोले की जिंदा है तू। थोड़ा फायदा पता है क्या है, मैं बचपन में मेरे पापा मुझे हर एक फैमिली फंक्शन और इवेंट्स में लेके आते थे, लेकिन मुझे वो जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता है क्यों? क्यों वहां होते थे रिश्तेदार और समाज के रक्षक। पर जैसे जैसे मैं और मेरी दाढ़ी बड़े होते गए, मेरे पापा ने मेरे साथ पब्लिक अपीयरेंस करना ही बंद कर दिया। कहीं नहीं लेके जाते थे मुझे। पर एक दिन क्या हुआ, मैं घर में देखता शादी का कार्ड पड़ा था, तो शादी कार्ड में रिसेप्शन का वेन्यू था ना, वो बहुत ही फेमस होटल था हमारे शहर का, उसका खाना बहुत ही तोड़। तो मेरे को जाने का मन था, मैंने मेरे पापा को बोला पापा इस शादी में मैं चलूंगा। पापा बोले तू और शादी में बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां इतने सारे लोग होंगे, मैं तुझे बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा पापा मुझे शादी में चलना है। तो पापा बोलते क्यों चलना है? मैंने बताया पापा मेरी बहन की शादी है। उसमें तो मेरा चलना बनता है ना, खून का रिश्ता है उससे मेरा। तो बोले ठीक है पॉइंट कंसीडर, तू चल लेना, लेकिन एक कंडीशन है, तू मुझसे 200 मीटर की दूरी बना के रखना। मैंने कहा पापा इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि रिसेप्शन हॉल की लेंथ ही 100 मीटर है। अगर मुझे आपसे 200 मीटर की दूरी बना के रखनी है तो मुझे पास वाले होटल में खाना खाना पड़ेगा, तो पर्पस डिफीट नहीं हो गया मेरे जाने का। तो पापा बोले ठीक है पॉइंट कंसीडर अगेन, ठीक है मैं ऐसा करना तू मेरे से जितना दूर हो सके रहना और मेरे आसपास मत देखना। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो खाना खाने ही जाना था। ठीक है, शादी का दिन आया, मैं मस्त तैयार हुआ, ओके शादी में गया, चुपचाप खाना खा के वापस आ गया। बहुत मजा आया, फ्री खाना तो मिला ही मिला और बहन से छुटकारा भी मिल गया। तो क्या हुआ, मैं और मम्मी थोड़ा पहले आए थे, पापा थोड़े लेट आए थे। ठीक है, तो मैं घर पे बैठा था, बहुत खुश था, लेकिन मेरे पापा को मेरे कुछ दिखती कहाँ। वो घर आते ही बोलते हैं नीरज आज पानी सर के ऊपर चला गया है, अब इस घर में तू रह गया तेरी दाढ़ी। मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या गलत कर दिया था। इतने में मेरी बिगेस्ट सपोर्टर मेरी माँ बोलती है अब क्या कर दिया मेरी लल्ला ने। टिपिकल मदर है ना। तो पापा बताते हैं उन्हें कि मैं और मेरे दोस्त शादी में खड़े थे, तब मेरे एक दोस्त की नजर पड़ी तुझ पे, और वो बोलता है इस लड़के की शक्ल हमारे दिल्ली के माल के सप्लायर की तरह नहीं लगती। तभी दूसरा दोस्त बोलता है लगती तो है थोड़ी थोड़ी, पर क्या याद दिला दिया, अब माल फूकने का मन कर रहा है। होता ही है ना, माल फूकने बोलते ही अब मन कर जाता है। पहला दोस्त फिर से बोलता है चिंता क्यों करता है, इस लड़के के पास तो पक्का माल होगा, हम इसी से ही ले लेंगे। तो दूसरा दोस्त बोलता है तुझे कैसे पता इसके पास माल होगा? तो पहला दोस्त बोलता है ध्यान से देख इसे, कैसे हफ्सियों की तरह खाना खा रहा है, 20 रसगुल्ले पेल चुका है, कम से कम 2 जॉइंट भूख के बैठा होगा।
इन माय डिफेंस में बताना चाहूंगा, मैं 4 जॉइंट फूक के बैठा था और मैं 28 रसगुल्ले बेच चुका था। अरे मन की क्रेविंग्स आती है यार, ऐसे मत जज करो यार मुझे, ठीक है। इसके बाद पापा पता है क्या बोलते मम्मी को? बोलते हैं कि मैंने फिर मेरे दोस्तों को डांटा है और बोला ये शादी का घर है, माहौल खराब मत करो ऐसी बातें करके, है ना? सही बात ही थी। फिर मैं पापा मम्मी को बोलते हैं तेरे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ गया और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा माल वाले जैसा दिखे। कितने हिपोक्रेट नहीं मेरे बाप, उनको ये चल रहा है इनके दोस्त माल फूक रहे हैं, बेटा माल वाले से दिखे ना। जब मैं सोच ही रहा था तो मेरी माँ बहुत ही क्यूट और प्यारा सवाल पूछती है पापा से। मेरी मम्मी पूछती है ओ जी सुनते हो वैसे ये माल होता क्या है? टिपिकल स्मॉल टाउन की थी, हाउसवाइफ है, बचपन से एक ही शहर में रही हुई है, कभी कभी बाहर निकलती थी, सवाल बनता भी था। और जब मेरी मम्मी ने सवाल पूछा पापा की तो बोलती बंद हो गई। हाँ ऐसे साफ सुन गया उन्हें, 2 मिनट का पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया रूम में। लेकिन मम्मी ने फिर से सवाल पूछ लिया पापा से, बताओ ना माल होता क्या है? पापा मनमोहन सिंह की तरह मैंने कहा मैं संभाल लेता हूँ बात। मैंने बोला मम्मी मैं बताता हूँ क्या होता है माल। तो फिर पापा मुझे देखते बोलते मत बता। मैंने कहा डरो मत, मैं हूं ना। तो फिर मम्मी से बताया कि मम्मी दिल्ली में शिव जी के प्रसाद को ही माल बोलते हैं। फिर मम्मी सुनने के बाद पापा को देखती है और बोलती है अरे क्या गलत है इसमें, यूं ही डांट दिया मेरे लल्ला को। आजकल ना बिना सिर पैर की बातें बहुत करने लगे हो आप। तो फिर मम्मी बोलती है मैं सोने जा रही हूँ, मेरे लल्ला को मत डांटना। और सोने जाने से पहले मेरे को बोलती है नीरज अगली बार तू जब दिल्ली जाएगा ना तो मेरे लिए अच्छा माल लेके आना और थोड़ा ज्यादा लेके आना। मैं अपनी किटी पार्टी सारी औरतों को खिलाऊंगी, सारी शिव जी की भक्त है। मैंने हाँ कहा, मैंने कहा मम्मी को मना कौन कर सकता है। तो मम्मी भी सोने गई। पापा फिर से अपनी आदत से मजबूर आए मेरे पास और बोलते हैं तूने क्या डिसाइड किया, तू इस घर में रहेगा तेरी दाढ़ी। और मैं इस पापा की एक आदत से बहुत परेशान था कि उनको मेरे से कोई भी काम कराना होता ना तो एक ही तरकीब थी उनके पास, तो ये काम कर रहा है या तुझे घर से बाहर निकालू। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने बोल दिया पापा को, पापा आई चूज टू स्टे एट होम अगेन। अपने स्वार्थ के लिए नहीं। बताओ इस उम्र में कौन ध्यान रखेगा मेरे बुजुर्ग माँ बाप और उनकी प्रॉपर्टी का? इतने साल साथ रहने की मेहनत वेस्ट थोड़ी नहीं जा रही दूंगा मैं, है ना? लेकिन आपको मैं दाढ़ी दिख रही है अभी भी स्टिल इंटैक्ट है, उसकी एक वजह है। मैंने सोचा एक लास्ट एफर्ट में पापा पे मारना चाहिए। तो फिल्टर्स वाली ऐप पता है होती है ना, जिसमें आप फोटो खींचते हो, फिल्टर यूज करते हो, जैसे आप बुढ़े हो कैसे लगोगे, छोटे हो कैसे लगोगे और चाइनीज हो कैसे लगोगे, फलान ढिमकान फिल्टर्स आते हैं ना। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड की, अपना फोटो लिया और फिल्टर यूज किया। जब आप क्लीन शेव होगे तो कैसे लगोगे, और फाइनल इमेज पापा को दिखाई और पापा ने इमेज देखी, वो खड़े खड़े कोमा में चले गए। तो मैंने उनको कोमा से निकालने की कोशिश की, वो ऐसे कर रहा है। मैंने कहा उठो उठो पापा, तो उठे नहीं। फिर मैंने गंदा मुझे सुंघाया है, पहले खुद का फिर उनको खुद का, तब भी नहीं उठे। तो मैंने कहा मुझे ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा। तो फिर मैं पापा कान के पास गया और बोला पापा मैं दाढ़ी कटवाने जा रहा हूँ। पापा कोमा से बाहर आ गए, बोले नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, आप तो बोल रहे थे मैं गुंडा लगता हूँ, मावाली लगता हूँ, माल वाला लगता हूँ, क्या दिक्कत हो गई बताओ? तो मेरे बाप बोलते हैं मैं तेरे को सीख देना चाहता हूँ बेटा, एक हिंदुस्तानी बाप को ये तो चलेगा कि उसका बेटा गुंडा लगे, मावाली लगे, यहाँ तक कि माल वाला लगे, पर एक चीज बिल्कुल नहीं चलेगी कि उसका बेटा मीठा